चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनने जा रहे थे। आज से हमारा पहला स्टेप है टुवर्ड्स अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोशिश करने से इंसान बन जाता है। अगर एक चीज़ की कोशिश ना की जाए तो मुकाम अचीव नहीं होता। क्या बैठे रहो बस बन जाऊंगा खुद ही बगैर कोशिश के, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगी। क्या ख्याल है? तो कोशिश आज हमने की और उम्मीद है हम आगे यही कोशिश करते रहेंगे जब तक वो अचीव नहीं हो जाती। क्या ख्याल है? कि हो जाएगी ऐसे अचीव? नहीं होगी ना, तो कोशिश करना पड़ेगी। कुछ लोगों ने कोशिश शायद नहीं भी की होगी आज, कि सब ने की है, सब ने कोशिश की है। चलिए वापस आ गया हम लेक्चर नंबर 23। कुछ नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे मैंने, उम्मीद है आप लोगों के पास होंगे। लेटेस्ट नोट्स जिसके अंदर आईटी के बाद कुछ और चीज़ें भी हैं। जो हार्ड कॉपी में आपको ऊपर फोटो कापियर से मिल जाएंगे, अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। वो जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था, वो ग्रुप बनाने का मकसद यही था कि अपडेटेड नोट्स जो हैं वो आप तक पहुंचा दिए जाएं, ताकि अगर हार्ड कॉपी नहीं भी है तो सॉफ्ट में हमारे पास मोबाइल के अंदर जहां और बहुत कुछ है, पढ़ने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं ना। क्या ख्याल है? फेसबुक पे हम इतने लंबे भी तो नोट पढ़ते हैं ना, तो अपने नोट्स भी पढ़े जा सकते हैं। क्या हुआ? आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो किसी भी? चलो किसी भाई से, साथ वाले से नंबर लो, वो आपको शेयर कर देगा। उसके लिए बनाना पड़ेगी साथ वाले के साथ। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी की हम कोई बातें कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। क्या मतलब था बिजनेस स्ट्रैटेजी का? हाउ टू डील विथ कंपटीशन। हाउ टू डील विथ कंपटीशन, कैसे डील करना है? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक चॉइस एंड स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। और स्ट्रेटजिक एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया। स्ट्रेटजिक चॉइस वैसे हमारे सिलेबस में था नहीं, लेकिन हमने एक मॉडल डिस्कस कर लिया, पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। क्यों? बुक के अंदर उसने कहीं पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, कहीं पे उसने मार्केट सेगमेंटेशन एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। तो वो टॉपिक का मतलब क्या है, वो मतलब समझने के लिए हमें पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजीज में जाना पड़ा। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस्ड ही क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन है। फोकस स्ट्रैटेजी ही क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन है। सो स्ट्रेटजिक एनालिसिस का मतलब है टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है क्या? इंटरनल एनालिसिस। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है क्या? एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है? दो मॉडल हमने कवर किए अभी तक, पोर्टर्स वैल्यू चेन। ये 5 फोर्सेस कहाँ से आवाज आई है? और दूसरा मॉडल रिजर्व्स मॉडल। अभी कुछ बातें यहाँ पे और हैं इंटरनल एनालिसिस के अंदर, कुछ बातें हमारी बुक में और हैं जो अपनी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एक्सटर्नल एनालिसिस आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस। और फर्म दो तरह के एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। मीन जब भी हमने एक्सटर्नल एनालिसिस करना है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, तो दोनों एनवायरनमेंट एनालाइज करने हैं। एक छोटा एनवायरनमेंट बोले तो इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, और एक बड़ा एनवायरनमेंट बोले तो मैक्रो एनवायरनमेंट। इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास मॉडल है पोर्टर्स
5 फोर्सेस मॉडल। और मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास मॉडल है पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू एनालाइज करना। या वो कहता है इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए एक और मॉडल भी है जिसे नाम दिया जाता है लाइफ साइकिल मॉडल का। दिस मीन पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है। क्यों करना है? टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव फैक्टर्स स्ट्रेंथ एंड टू आइडेंटिफाई नेगेटिव फैक्टर्स वीकनेसेस। एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है। क्यों? टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट लाइक अपॉर्चुनिटीज और टू आइडेंटिफाई नेगेटिव फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट लाइक थ्रेट्स। क्यों? ये चारों फैक्टर से हमें पता चलेगा पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। इससे करंट का पता चलेगा, इनसे करंट के साथ साथ फ्यूचर पोजीशन का भी पता चलेगा। क्यों? हमने जो स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करनी है सिर्फ करंट के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करनी है, तो इसलिए हमने फ्यूचर स्टेटेड क्या फैक्टर्स हैं वो भी देखने हैं। सिर्फ स्ट्रेंथ या वीकनेस से पोजीशन का पता नहीं चलेगा, सिर्फ अपॉर्चुनिटी या थ्रेट से पोजीशन का पता नहीं चलेगा। ये चारों फैक्टर्स हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे और चारों को एक वाइड अगर हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है तो इंटरनल सेपरेट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन ये सेपरेट करने के बजाय हम शॉर्ट वे में भी पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं। शॉर्ट वे में पोजीशन को एनालाइज कैसे किया जाएगा? थ्रू पोजीशनिंग एनालिसिस। पोजीशनिंग एनालिसिस कैसे होगा? थ्रू अ सिंगल मॉडल कॉल्ड स्वॉट। इनका हमने नॉलेज ले लिया, इनके ऊपर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कवर कर लिए। किताब हमारे पास नहीं है। क्या कोई मसला है? पेस्टल 5 फोर्सेस का, स्वॉट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे जितना मर्जी बड़ा आ जाए, कोई मसला है? नहीं। दिस मीन किताब नहीं है तो कोई मसला नहीं है। हम चीज़ें कवर कर रहे हैं और ठीक कवर कर रहे हैं। क्या ख्याल है? कल को हमने उसने ये नहीं करना कि पेस्टल एक्सप्लेन करें, नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो दिया जाएगा उसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करना हम सीख चुके हैं। अगर वो कह दे एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल ईच, बता सकते हैं। पेस्टल क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर लाइक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट क्या हो सकती हैं? प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन हो सकती है, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज, ग्रांट्स हो सकती है, या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बजट या एजुकेशन बजट पॉलिसी हो सकती है। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? फैक्टर्स रिलेटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वेयर वी आर ऑपरेटिंग क्या हो सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट हो सकता है। सोशल फैक्टर, फैक्टर रिलेटिंग टू द सोसाइटी वेयर वी ऑपरेटिंग क्या हो सकते हैं? लाइक चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, या डेमोग्राफी मीन टाइप ऑफ सोसाइटी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी दैट इम्पैक्ट द बिजनेस लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कंट्री एंड इनोवेशन इन द टेक्नोलॉजी। What are the ecological factor? Factors relating to the concern about environment. Concern about environment क्या है? Like use of resources. Use of resources हम सिर्फ use कर रहे हैं या उनको reproduce भी कर रहे हैं, या relating to environmental friendly activities mean pollution. क्या ख्याल है? Resources क्या क्या हम use करते हैं जो हमें reproduce करने या लिमिट लगानी है? फ्यूल एक रिसोर्स है जो हम यूज़ करते हैं, गैस एक रिसोर्स है जो हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पावर एक रिसोर्स है जो हम यूज़ करते हैं जिसके यूजेज को हम लिमिट लगा सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी हम रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इसके अलावा रॉ मटेरियल हम लेते हैं, कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? नेचुरल एनवायरनमेंट से ही आता है। क्या ख्याल है? तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप है। सिर्फ पॉल्यूशन कंट्रोल करना ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर रहे हो उनको रिप्रोड्यूस करना या उनको लिमिट लगाना, ये भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप है। व्हाट आर द लीगल फैक्टर्स? लॉज रिलेटिंग टू द बिजनेस। कौन कौन से लॉज हो सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट लॉ हो सकता है, लेबर लॉ और एम्प्लॉयमेंट लेबर लॉ में क्या डिफरेंस है? एम्प्लॉयमेंट लॉज लेबर लॉज में कोई डिफरेंस है? एक ही चीज़ है। ज़्यादा अच्छी टर्म क्या है? एम्प्लॉयमेंट लॉ। इसके अलावा क्या है? कंपनी लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, या कोई और भी लॉज हो सकते हैं लाइक डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन है। क्या ख्याल है? इस तरह से इंटरनेट सिक्योरिटी से कोई साइबर लॉज हैं
जो हमारे सिलेबस में इतनी डिटेल नहीं है, इसलिए हमने को 2-3 ही एग्जाम्पल डिस्कस की। व्हाट आर द पोर्टर 5 फोर्सेस? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कस्टमर, कंपैटिटिव राइवरी। कंपैटिटिव राइवरी मीन कंपटीशन फ्रॉम कंपैटिटर्स। इनकी भी थोड़ी अगर डिटेल लिखना पड़ जाए लिख सकते हैं हम। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स विल बी हाई इफ वी आर ऑपरेटिंग इन attractive industry, mean there are no barrier to entry, and threat of new entrants will be low if there are barrier to entry in our firm. क्या है barrier to entry? वो 5-6 एग्जाम्पल जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दो। What is mean by threat of substitute? A threat of moving customer towards substitute products. If your products have substitute and there are innovation in the substitutes, threat of substitute will be low. If there are no substitutes, yeah, customer have to bear switching cost towards moving substitute. What is mean by bargaining power of supplier? There are very few suppliers. It is bargaining power of supplier in terms of pricing, in terms of supply prices. कब हाई होगी? कब हाई होगी? जब few suppliers होंगे. When we have a few suppliers, we have no alternative to supplier products, and supplier products is important component of our end product. What is meant by bargaining power of customer? It is bargaining relating to customer in terms of prices of products. Customer bargaining power will be high if customer is a major customer. Customer have to bear no switching cost while moving to others, and when product is undifferentiated, when our product is undifferentiated. What is meant by competitive rivalry? Competition from other competitors. Competition from other competitors in the industry will be high when we have many competitors in the industry. Industry growth rate is लो, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इज लो, हाई नहीं, हाई में कंपटीशन इतना नहीं, लो में ज्यादा कंपटीशन है, प्राइस वॉर्स चल रही होती हैं। क्यों? नया कस्टमर नहीं आ रहा तो हर कोई सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रहा होता है, तो तब कंपटीशन हाई होता है। एंड कंपैटिटिव राइवलरी विल बी हाई व्हेन देयर आर बैरियर टू एग्जिट आर हाई। कंपैटिटिव राइवलरी विल बी हाई व्हेन कंपैटिटर बिजनेस साइज स्ट्रेंथ इज सेम टू आर बिजनेस या लार्ज टू आर बिजनेस। क्या कहला है? ये एक्सप्लेनेशन है, को रटा लगाने की जरूरत है नहीं, बस कॉन्सेप्ट चाहिए। और अगर ये पता है कि ये मॉडल क्यों है, इसके अंदर ये एक वर्ड है, ये पॉइंट, इसका मतलब क्या है, अगर वो मतलब पता है तो जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन मांग ले हम लिख देंगे। क्या कहला? और वो चीज़ ही तो हमें डेवलप करनी है पेपर पास करने के लिए, कोई रटे नहीं। हाँ, हेडिंग ये 5 है, ये रटा लगाना है। पेस्टल, हाँ ये 6 PESTEL हेडिंग क्या है, ये रटा है। बाकी जस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमें लिखना आना चाहिए। इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए हमारे पास 2 मॉडल हैं, पोर्टर 5 फोर्सेस भी और लाइफ साइकिल मॉडल भी, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। कहते इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए ठीक है पोर्टर 5 फोर्सेस और लाइफ साइकिल मॉडल है, लेकिन कहते जब आपने इंडस्ट्री को एनालाइज करना है तो आपने एक और एनालिसिस भी परफॉर्म करना है, जिसे नाम दिया जाता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस क्या है कि आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो वहां पे सारी की सारे जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो एक जैसे नहीं होते। ऐसी बात है, कुछ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और कुछ मीडियम ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। क्या कहला है? सारे के सारे बिजनेस
एक जैसे नहीं होते। हाँ, प्रोडक्ट्स शायद एक जैसी बना रहे हैं, लेकिन सारे के सारे बिजनेस की स्ट्रैटेजीज एक जैसी नहीं होती। कुछ लार्ज हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज कुछ और होंगी, जो स्मॉल हैं उनकी स्ट्रैटेजीज कुछ और होंगी, और जो मीडियम साइज हैं उनकी स्ट्रैटेजीज कुछ और होंगी। स्ट्रेटजी ग्रुप एनालिसिस कहता क्या है कि आपने क्या करना है, अपनी इंडस्ट्री के अंदर देखना है डिफरेंट स्ट्रेटजिक ग्रुप्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली एक ग्रुप में अगर कोई 4-5 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं तो उनकी स्ट्रैटेजीज कॉमन होती हैं। ये सपोज लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है। इस तरह से सपोज मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन कोई 3 ऑपरेट कर रही हैं तो उनका सेपरेट स्ट्रेटजिक ग्रुप है। उस तरह से सपोज कोई 5-6 छोटी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही हैं स्मॉल स्केल, तो उनका एक सेपरेट स्ट्रेटजिक ग्रुप होगा। स्ट्रेटजिक ग्रुप है क्या? इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज विद सिमिलर स्ट्रैटेजीज, जिनकी सिमिलर स्ट्रैटेजीज हैं, सिमिलर साइज स्ट्रेंथ है, उसे हम क्या नाम देंगे? स्ट्रेटजिक ग्रुप। तो आपने क्या करना है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जब इंडस्ट्री को एनालाइज करना है, मीन कंपटीशन को एनालाइज करना है, तो अपना स्ट्रेटजिक ग्रुप आइडेंटिफाई करना है कि मेरा स्ट्रेटजिक ग्रुप है कौन सा। आइदर स्मॉल है, आइदर मीडियम है, या फिर लार्ज है। सपोज आपका स्ट्रेटजिक ग्रुप है ये वाला। दिस मीन आपका जो मेन कंपटीशन है वो किनके साथ है? इनके साथ। ये आपकी औकात से बाहर है, इनको आप कंपीट नहीं कर सकते क्यों? उनका स्केल लार्ज है। ये औकात में बहुत छोटे हैं, तो इसलिए इनके साथ आपका कंपटीशन नहीं बनता। मेनली आपका कंपटीशन किसके साथ बनता है? जो आपके स्ट्रेटजिक ग्रुप में फॉल कर रहे हैं, मीन जिनकी स्ट्रैटेजीज आपके जैसी हैं। ओबियसली जो लार्ज हैं उनकी स्ट्रैटेजीज तो कुछ और होंगी ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट करनी है, या हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना है, या हमें नई कंट्रीज में जाना है। आप शायद उतना अफोर्ड अभी नहीं कर पाते, तो इसकी आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? सपोज हैवी मार्केटिंग करनी है, कस्टमर को खींचना है। इनकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? अभी बिजनेस को सर्वाइव करना है, कैसे कोई इनोवेशन लानी है, क्यों इनोवेशन लाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना यहीं पे रह जाएंगे। जैसे स्ट्रेटजिक ग्रुप है क्या? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप इन द इंडस्ट्री जिनकी कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं। कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं, क्यों कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं? कि उनकी साइज स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? कॉमन है आपस में। हाँ, जो आपसे बड़े हैं वो आपका स्ट्रेटजिक ग्रुप नहीं है, जो आपसे छोटे हैं वो आपका स्ट्रेटजिक ग्रुप नहीं है। तो स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस कहता है क्या है कि आपको अपना स्ट्रेटजिक ग्रुप आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि ये जो आपके क्लोज कंपैटर हैं आपके स्ट्रेटजिक ग्रुप में, ये क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। आपने इनसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, क्योंकि अगर आपने इधर कंपीट नहीं किया तो पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी छोटे या बड़े हैं उनको भी फिर आप कंपीट नहीं कर सकोगे, तो पोजीशन स्ट्रांग मेंटेन नहीं होगी। पोजीशन स्ट्रांग तब मेंटेन होगी जब आप अपने स्ट्रेटजिक ग्रुप में अपनी पोजीशन स्ट्रांग बना लेते हो। अगर अपने ग्रुप में ही पोजीशन स्ट्रांग नहीं बनी तो फिर पूरी इंडस्ट्री में पोजीशन स्ट्रांग बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। ना सिर्फ आपने स्ट्रेटजिक ग्रुप अपना आइडेंटिफाई करना है, आपने देखना है कि अगर इधर से कोई कंपनी इधर मूव हो रही है या इधर से कोई कंपनी इधर मूव हो रही है, वो क्यों मूव हो रही है। हाँ, जो यहां से यहां जा रही है अच्छी चीज है, बुरी चीज है? अच्छी चीज है। बड़ी कंपनी बन रही है तो आपने देखना है इसके अंदर ऐसे क्या फैक्टर्स थे, इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे ये लार्ज स्केल स्ट्रेटजिक ग्रुप में मूव हो गए, और आपने क्या करना है वो चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करनी है, उनको फॉलो करने की कोशिश करनी है, ताकि आप भी आगे टुवर्ड्स लार्ज स्ट्रेटजिक ग्रुप मूव हो सको। इधर से कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मूव हो गई, अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? बुरी चीज़ में डिक्लाइन में चली गई, तो उसके इश्यूज भी आपने देखने हैं, उसकी रीजंस भी देखनी है कि क्यों ये डिक्लाइन में गई है, क्यों। अगर वो चीज़ें हमारे साथ भी एसोसिएटेड होंगी तो हम भी डिक्लाइन में जा सकते हैं। तो इसलिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन वन स्ट्रेटजिक ग्रुप टू अनदर मूव हो रही है तो हमें क्या करना है, फोकस करना है उसके फैक्टर्स को, उसके रीजंस को, ताकि जो पॉजिटिव मूव हो रही हैं उसे हम कॉपी कर सकें, फॉलो कर सकें, और जो नेगेटिव मूव हो सकी हैं उन्हें हम, अगर हमारे साथ एसोसिएटेड हैं वो फैक्टर्स, तो अवॉइड कर सकें। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस। आगे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटजिक स्पेस। स्ट्रेटजिक स्पेस क्या है? कि आप अपनी इंडस्ट्री को डिफरेंट स्ट्रेटजिक ग्रुप्स में डिवाइड करो और देखो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेटजिक ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे बोला जाएगा स्ट्रेटजिक स्पेस का।
हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी बिजनेस पोजीशन को स्ट्रांग बनाने की 3 जनरल स्ट्रैटेजीज हैं, 3 नहीं 4 जनरल स्ट्रैटेजीज हैं। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस, क्वालिटी फोकस्ड। क्या ख्याल है? दिस मीन आपके इंडस्ट्री के अंदर कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जो कॉस्ट लीडरशिप पे चल रहे हैं, दिस मीन उनका एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे चल रहे हैं, दिस मीन उनका एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जो कॉस्ट फोकस पे चल रहे हैं, दिस मीन उनका एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। अब अगर क्वालिटी फोकस वाला कोई बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है। मीन जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप आपकी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता उसे क्या बोला जाएगा? स्ट्रेटेजिक स्पेस का। दिस मीन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है क्या आप क्वालिटी फोकस करके मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। क्यों? अगर आपने कुछ नया करना है तो कहां पे करना है? स्ट्रेटेजिक स्पेस में करना है। स्पेस का मतलब क्या है? वो स्ट्रेटेजिक ग्रुप जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों? जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कंपीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, पोजीशन स्ट्रांग बनाने के लिए अगर आपने कुछ नया करना है तो क्या नया करना है? अपनी इंडस्ट्री के अंदर देखना है, अगर कोई स्ट्रेटेजिक स्पेस है तो वो आपने अचीव करना है। मीन वो काम करना है जहां पे और कोई ऑपरेट नहीं कर रहा, कोई और फोकस नहीं कर रहा। क्यों? आप फोकस करोगे तो कस्टमर आपको ही सिर्फ मिलेगा, तो उससे पोजीशन आपकी स्ट्रांग मेंटेन हो जाएगी। इसको उसने कुछ डायग्राम्स के थ्रू जब एक्सप्लेन कर दिया। इधर उसने ले लिया क्वालिटी और इधर ले लिया प्राइस। मीन आप फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज बनाते हो कैसे? क्वालिटी और प्राइस को देखते हुए। मीन या तो प्राइस लो करनी है सेम क्वालिटी दे के, कॉस्ट लीडरशिप, या हमने क्या करना है? सेम प्राइस पे क्वालिटी इंप्रूव करनी है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। या हमने क्या करना है? प्राइस भी कम करनी है और क्वालिटी भी कम करनी है, मीन कॉस्ट फोकस्ड। या हमने क्या करना है? हाई क्वालिटी देनी है, और जब हाई क्वालिटी हम दे रहे हैं कोई और नहीं दे रहा तो प्राइसेस भी हम हाई चार्ज कर सकते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाएगा? क्वालिटी फोकस्ड। क्वालिटी फोकस है क्या? हाई क्वालिटी हाई प्राइस। मीन वो जो कॉस्ट फोकस है वो क्या है? लो प्राइस लो क्वालिटी। क्या कह रहा है? क्वालिटी फोकस क्या है? हाई क्वालिटी हाई प्राइस। बाकी वो जो कॉस्ट लीडरशिप है या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? हाई क्वालिटी लो प्राइस आपको देनी है, हाई क्वालिटी लो प्राइस पे आपको देनी है। कॉस्ट लीडरशिप क्या है? मार्केट वाली क्वालिटी आपको किस पे देनी है? मार्केट वाली क्वालिटी आपको लो प्राइस पे देनी है, तो वो आएगी यहां पे करके। क्यों? मार्केट में जो क्वालिटी चल रही होती है वो ना तो हाई होती है ना लो होती है, एक मीडियम सी क्वालिटी होती है। दिस मीन मार्केट वाली क्वालिटी आपको लो प्राइस पे देनी है, तो यहां पे फॉल करेगा क्या? कॉस्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहां पे फॉल करेगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहां पे फॉल करेगा? क्या आपने मार्केट वाली प्राइस हाई क्वालिटी देनी है? मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है वो हाई ना होती है ना ही लो होती है, क्या होती है? मीडियम होती है। दिस मीन प्राइस मीडियम, क्वालिटी आपको हाई देनी है, तो ये क्या बनेगा आपका? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कॉस्ट फोकस कहां पे बनेगा? लो प्राइस। प्राइस आपने सबसे कम चार्ज करनी है, और क्वालिटी ना कस्टमर देख रहा है ना आप देख रहे हो, दिस मीन क्वालिटी भी क्या होगी? लो होगी। तो यहां पे आके बनेगा क्या? कॉस्ट फोकस्ड। क्वालिटी फोकस कहां पे बनेगा? हाई क्वालिटी देनी है तो प्राइस भी आप मर्जी से फिर हाई चार्ज करोगे। क्यों? कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वैसे भी वो प्राइस को तो देख ही नहीं रहा, वो चाहता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी। क्यों? पैसा बड़ा है उसके पास, तो वो कहां पे आएगी? यहां पे क्वालिटी फोकस्ड। अब ये सपोज क्या बन गए? कोई 4 स्ट्रेटेजिक ग्रुप बन गए हमारी इंडस्ट्री के अंदर। ये 4 स्ट्रेटेजिक ग्रुप बन गए हमारी इंडस्ट्री के अंदर, मतलब जागने का अलार्म कल वाला आज चला है। सो दिस मीन अगर सपोज यहां पे कोई स्ट्रेटेजिक ग्रुप फॉल नहीं कर रहा, ये क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है। क्या कह रहा है? यहां पे कोई स्ट्रेटेजिक ग्रुप फॉल नहीं कर रहा, तो ये क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है, लेकिन बोंगा बेवकूफ स्ट्रेटेजिक स्पेस है। क्या आप क्या करोगे?
हाई क्वालिटी लो प्राइस पे दोगे, क्या कर सकते हो ऐसा काम? नहीं कर सकते। यहाँ पे सपोज कोई ग्रुप फॉल नहीं कर रहा, तो ये क्या है? स्ट्रेटजिक स्पेस है, लेकिन ये भी बोंगा बेवकूफ स्ट्रेटजिक स्पेस है। क्यों? आप क्या कर रहे हो? हाई प्राइस लो क्वालिटी चार्ज कर रहे हो। क्या ख्याल है? तो इस तरह का एक डायग्राम उसने हमें बुक में भी दे दिया। इस तरह से कोई 3-4 उसने ग्रुप शो किए और शो किया कि सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप फॉल नहीं कर रहा, यहाँ पे फॉल नहीं कर रहा, तो ये बीच में क्या है? स्ट्रेटजिक स्पेस हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं अगर हम अपनी पोजीशन को स्ट्रांग मेंटेन करना चाहते हैं। एक और उसने स्ट्रेटजिक स्पेस का डायग्राम दिया कि सपोज आप जो है वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हो, तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हो, क्या बिजनेस करते हो कि आप जो है वो घर बना के सेल करते हो। घर बना के सेल करते हो तो आपको कितने घर बनाने चाहिए? आइदर बड़े बनाने चाहिए या छोटे बनाने चाहिए। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा, जिस टाइप की सोसाइटी ज़्यादा है आपको वैसे ही घर बनाने चाहिए। और बाहर के कंट्रीज़ में क्या होता है? फर्निश्ड घर बना के दिए जाते हैं, मीन अंदर सारा फर्नीचर, सारे इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कस्टमर इतना वेला नहीं है कि आप पहले खाली घर ले, फिर उसके अंदर फर्नीचर जाके ढूंढे कहाँ से क्या क्या लेना चाहिए, डेकोर क्या होना चाहिए, क्या क्या अंदर फैसिलिटीज़ आ सकती हैं, किचन इतना है तो उसमें फ्रिज कितना आएगा। तो कस्टमर इतना वेला नहीं होता, तो आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हो। ठीक हो? तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो? घर बना के दे रहे हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस सोसाइटी के पार्ट को टारगेट कर रहे हो। क्यों? किसी एक पार्ट को टारगेट करोगे तो अल्टीमेटली उसमें आप अच्छी क्वालिटी इंप्रूव करोगे, उसमें कस्टमर को ज़्यादा फोकस करोगे और उस टाइप का सारा कस्टमर फिर आपको ही प्रेफर करेगा। तो उसमें उसने डिफरेंट जो है सोसाइटी के डिटेल दे दी कि सपोज आप जो है वो घर बना के दे रहे हो, किन को दे रहे हो, सपोज आप जो है वो टारगेट कर रहे हो, कौन सा स्ट्रेटजिक स्पेस टारगेट कर रहे हो। आप जो है वो सिंगल मेंबर को टारगेट कर रहे हो। सिंगल मेंबर बोले तो आप जैसे लोग जो घर बार छोड़ के यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, या कोई जॉब शॉप घर बार छोड़ के यहाँ पे आर्टिकल कर रहा है, तो ये क्या है? सिंगल मेंबर। नहीं, आप टारगेट कर रहे हो, किसको टारगेट कर रहे हो? मैरिड लोगों को टारगेट कर रहे हो, मैरिड नो चिल्ड्रन को टारगेट कर रहे हो। तो शायद एक ही रूम चाहिए। क्या कह रहा है? नहीं, मैरिड विद चिल्ड्रन को आप टारगेट कर रहे हो, तो दिस मीन आपको शायद 2 या 3 रूम चाहिए। क्या कह रहा है? मैरिड विद यंग चिल्ड्रन को टारगेट कर रहे हो, मैरिड विद यंग चिल्ड्रन को टारगेट कर रहे हो, मीन छोटे बच्चे हैं। मैरिड विद ओल्ड चिल्ड्रन को टारगेट कर रहे हो। क्यों? छोटे बच्चे हैं तो एक रूम में 2 बच्चे भी रह सकते हैं, ओल्ड हैं तो दिस मीन एक रूम में 2 बच्चे नहीं रह सकते, उन्हें सीक्रेसी चाहिए, सेपरेट रूम चाहिए। क्या ख्याल है? या आप टारगेट कर रहे हो, किसको टारगेट कर रहे हो? रिटायर्ड लोगों को टारगेट कर रहे हो, रिटायर्ड डबल लोगों को टारगेट कर रहे हो। क्यों? ये पाकिस्तान में ट्रेंड है कि बच्चे सारी ज़िंदगी अब्बा के साथ ही रहेंगे। बाहर के कंट्रीज़ में ऐसे नहीं होता। अम्मा अब्बा को छोड़ के बच्चे जैसे ही जवान होते हैं सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं। क्यों? सेपरेट रहेंगे तो हम कोई इंडिपेंडेंट होंगे ना, अदरवाइज तो सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट ही रहेंगे। जब डिपेंडेंट रहेंगे तो उसमें फिर अमल दखल भी रहेगा माँ बाप का, तो उससे लोग समझते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी जो है वो अफेक्ट होती रहती है। तो इसलिए जैसे ही थोड़े से मैच्योर होते हैं अम्मा बाप को छोड़ के सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं। रिटायर्ड डबल नहीं, रिटायर्ड सिंगल को टारगेट कर रहे हो। तो ये क्या है? कोई डिफरेंट स्ट्रेटजिक ग्रुप हो सकते हैं जो आप सोसाइटी में टारगेट कर रहे हो, किस लिए? बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हाँ, अगर यहाँ पे जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आप फिर कोई और स्ट्रेटजिक ग्रुप देख लो, उसे टारगेट कर लो। क्या ख्याल है? और वो जो स्पेस है जिसको कोई टारगेट नहीं कर रहा, उसे आप टारगेट कर रहे हो, तो उससे आपकी बिजनेस स्ट्रांग मेंटेन हो जाएगी। तो स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस है क्या? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलता है हमें। क्या है? सिमिलर स्ट्रैटेजीज वाले जो बिजनेस हैं इन द इंडस्ट्री, सिमिलर साइज स्ट्रेंथ वाले बिजनेस जो हैं इन द इंडस्ट्री, उन्हें क्या नाम दिया जाएगा? स्ट्रेटजिक ग्रुप का। हमें क्या करना है इसको? क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? हमें अपने बिजनेस की पोजीशन स्ट्रांग बनाने के लिए देखना है कि हमारा स्ट्रेटजिक ग्रुप है क्या। और स्ट्रेटजिक ग्रुप में जो कंपैक्टर हैं वो हमारे क्या हैं? क्लोज कंपैक्टर, जिनके अगेंस्ट हमें क्लोज
कंपैक्टर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन करनी है। क्यों? जब इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन होगी तो फिर हम इंडस्ट्री में पोजीशन को बनाने के काबिल बनेंगे। अगर अपने स्ट्रेटेजिक ग्रुप में ही पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर इंडस्ट्री में पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं मेंटेन होगी। क्यों? वो जो आपसे बड़े हैं वो तो आपकी औकात से बाहर है ना। आप अगर उनको देखते रहो कि ये मेरी इंडस्ट्री में, मैं इनको फोकस करूं, इनको फोकस करूं, नहीं। अपने लेवल के जो बिजनेस है, अपने स्ट्रेटेजिक ग्रुप के जो बिजनेस है, उनको आपने मेनली फोकस करना है। एक बिजनेस एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव हो रहा है तो उसके फैक्टर्स, उसकी रीजंस देखनी है। पॉजिटिव मूव हो रहा है तो उसे कॉपी करना है, उसे फॉलो करना है। नेगेटिव मूव हो रहा है तो उसे भी आपने कंसीडर करना है, फोकस करना है। क्यों? वो फैक्टर्स आपको भी तबाह कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक स्पेस क्या? गैप ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप इन द इंडस्ट्री। गैप ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप का गैप है, मीन कहीं पे कोई स्ट्रेटेजिक ग्रुप फॉल नहीं कर रहा तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? स्ट्रेटेजिक स्पेस। अ स्पेस इन द इंडस्ट्री वेयर देयर इज नो स्ट्रेटेजिक ग्रुप ऑपरेटिंग। एग्जाम्पल हमने दे दी कि सपोज ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। तो अगर यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिक ग्रुप फॉल नहीं कर रहा, हाई क्वालिटी, हाई प्राइस, मीन क्वालिटी फोकस वाला, तो ये क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है। यहाँ पे कोई हाई क्वालिटी लो प्राइस वाला फॉल नहीं कर रहा तो ये क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है। यहाँ पे कोई फॉल नहीं कर रहा तो ये क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है। इन दोनों के बीच में कोई फॉल नहीं कर रहा तो वो भी क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है। लाइक मीडियम क्वालिटी, मीडियम प्राइस वाला अगर कोई फॉल नहीं कर रहा तो हर कोई कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन पे चल रहा है। या एक और एग्जाम्पल इस तरह से उसने टाइप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी की दे दी। ये कुछ 2 चार्ट हमारी बुक में बने हुए हैं, अभी तक बने हुए हैं क्योंकि सी फाइनल की बुक में बने हुए थे। तो आई कैप ने जो अभी तक बुक बनाई उसके अंदर वहाँ से चीज़ें कॉपी पेस्ट की, तो अभी तक बने हुए हैं तो हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे हमारी जब फाइनल बुक आएगी तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनर का कोई पता नहीं है। क्यों? अगर ये फाइनल में भी एज इट इज़ हैं और इधर भी एज इट इज़ देने तो फिर फाइनल और इधर डिफरेंस क्या हुआ? तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक बनता था सीए फाइनल लेवल का, लेकिन चूंकि अभी तक बुक में था तो इसलिए हमने कवर कर लिया। क्यों? अभी तक हमारे पास फाइनल बुक आई कैप की नहीं आई, तो जब तक नहीं आती तो जो हमारे पास है उसकी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। इससे आगे चलें तो 2 छोटे छोटे टॉपिक हमें और मिलेंगे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डूइंग समथिंग डिफरेंट देन कंपैक्टर। डूइंग समथिंग डिफरेंट देन कंपैक्टर। हाँ, वो समथिंग डिफरेंट क्या हो सकता है? प्रोवाइडिंग इनहैंस्ड फीचर, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स। क्या कह रहा है? वो डिफरेंट क्या हो सकता है? हैवी मार्केटिंग भी हो सकता है। वो डिफरेंट क्या हो सकता है? प्राइसेस लो चार्ज करना भी हो सकता है। ये प्राइसेस लो चार्ज करना तो कॉस्ट लीडरशिप नहीं हो गया? नहीं, कॉस्ट लीडरशिप क्या है? प्राइसेस लो चार्ज करना नहीं है। कॉस्ट लीडरशिप क्या है? थ्रू कॉस्ट कटिंग लोअर प्राइसेस चार्ज करना है। मेन फोकस किस पे है? कॉस्ट कटिंग पे। तो अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की सपोज प्राइसेस जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर मंथ में या 2-3 डेज के लिए कम कर दी तो ये क्या है? डिफरेंट देन कंपैक्टर। मीन कंपैक्टर से कुछ डिफरेंट करके जो है कस्टमर को खींचना। हाँ, वो डिफरेंट क्वालिटी इंप्रूव करना, इनहैंस फीचर भी हो सकता है, वो डिफरेंट मार्केटिंग भी हो सकता है, वो डिफरेंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड प्राइसेस कम करना भी हो सकता है, ताकि हम कंपैक्टर से डिफरेंट करके कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। एक और छोटा सा टॉपिक दिया गया है मार्केट सेगमेंटेशन। ये क्या होगा? टारगेटिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर। क्या कह रहा है? या डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड देन टारगेटिंग इट। हाँ, वो डिफरेंट सेगमेंट में क्या है? पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर है। अब वो सेगमेंटेशन कैसे हो सकती है? कस्टमर वाइज हो सकती है, लाइक लो इनकम कस्टमर है, मिडिल इनकम कस्टमर है, या हाई क्लास कस्टमर है। सेगमेंटेशन जोग्राफिकल एरिया वाइज भी हो सकती है। पूरे पाकिस्तान में आप ऑपरेट कर रहे हो तो लाहौर एक सेगमेंट है, कराची एक सेगमेंट है, पेशावर एक सेगमेंट है। सेगमेंट आपकी कस्टमर वाइज हो सकती है, लाइक रिटेल कस्टमर है, होलसेल कस्टमर है। ये भी क्या है? सेगमेंटेशन है। या एक कार कंपनी सेगमेंटेशन कर सकती है। कैसे?
एक ऐसा कस्टमर जिसे छोटी कार चाहिए, एक ऐसा कस्टमर जिसे बड़ी कार चाहिए, एक ऐसा कस्टमर जिसको 4 व्हील ड्राइव चाहिए। क्या ख्याल है? ये भी क्या है? सेगमेंटेशन है कस्टमर की, जो आप करके टारगेट कर सकते हो कि किस कस्टमर को हमें टारगेट करना चाहिए। सो सेगमेंटेशन है क्या? डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कस्टमर। क्यों करते हैं हम? क्यों करते हैं हम? ताकि हम देख सकें हमें किस सेगमेंट को टारगेट करना है, किस सेगमेंट को फोकस करना है। क्यों? अगर कोई और फोकस नहीं कर रहा तो हम फोकस करके अपनी पोजीशन को स्ट्रांग मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा उसने क्या किया कि इंडस्ट्रीज की उसने कहा जी कुछ टाइप्स भी हैं, इंडस्ट्री की कुछ टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? इधर कवर कर लूं मैं कि इंडस्ट्री को एनालाइज करते वक्त आपको कुछ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का भी पता होना चाहिए। क्या टाइप्स हैं जी? एक इंडस्ट्री होती है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, एमर्जिंग इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, मैच्योर इंडस्ट्री, ग्लोबल इंडस्ट्री। कि जब इंडस्ट्री को एनालाइज आप करने जा रहे हो तो आपको इंडस्ट्री टाइप्स का भी पता होना चाहिए। तो कहते हैं जी 5 तरह की जेनेरिक मीन जनरल इंडस्ट्रीज की टाइप्स हैं। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, एमर्जिंग इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, मैच्योर इंडस्ट्री एंड ग्लोबल इंडस्ट्री। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री क्या है? बल्कि वो औखा है, पहले हम इजी वर्ड यूज करते हैं। ग्लोबल इंडस्ट्री क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जो किसी एक कंट्री में नहीं, मोर देन 1 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, मीन डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, उसे क्या नाम दिया जाएगा? ग्लोबल इंडस्ट्री का। लाइक मोबाइल फोन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही है, एक ही जैसी कंपनीज पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही हैं, तो ये क्या है? ग्लोबल इंडस्ट्री। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री क्या? ऐसी इंडस्ट्री जो डिक्लाइन में आ गई है, जिसका कस्टमर लूज हो रहा है। और उसकी एग्जांपल उसने कोल इंडस्ट्री को कहा है। क्यों? कोल कहीं पे भी यूज होगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो लोग जहां जहां पे कोल यूज हो रहा था उसके यूजेज को अब क्या कर रहे हैं? कम से कम करते चले जा रहे हैं। तो वो कोल इंडस्ट्री की तरफ जा रही है, डिक्लाइन की तरफ। मैच्योर इंडस्ट्री क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जो मैच्योरिटी फेज पे आ चुकी है, मीन आगे और एक्सपैंड नहीं हो रही, मीन उसके अंदर और पोटेंशियल नहीं रहा, मीन कस्टमर उसका क्या हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता लूज होना शुरू हो गया। उसे हम क्या नाम देंगे? मैच्योर इंडस्ट्री का। मीन ऐसी इंडस्ट्री जो मैच्योरिटी फेज पे आ चुकी है, जिसके अंदर आगे फर्दर पोटेंशियल नहीं रहा, उसे क्या नाम दिया जाएगा? मैच्योर इंडस्ट्री। एमर्जिंग इंडस्ट्री क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जो आगे ग्रो कर रही है, जिसका फ्यूचर पोटेंशियल जो है वो हाई है, जिसमें नया नया कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, उसे क्या नाम देंगे? एमर्जिंग इंडस्ट्री। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिक कार, क्यों? अब लोग मूव हो रहे हैं किस तरफ? फ्यूल पेट्रोल कार की तरफ नहीं, इलेक्ट्रिक कार की तरफ। ऑनलाइन एजुकेशन आप कह सकते हैं एमर्जिंग इंडस्ट्री है। क्या ख्याल है? क्यों? कन्वीनियंस मिल रही है। सो ग्लोबल, मैच्योर, डिक्लाइनिंग और एमर्जिंग, ये क्लियर होती हैं। पीछे फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री क्या है? वो कहता है फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है ब्रोकन इनटू पीसीस। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है? ब्रोकन इनटू पीसीस। मीनिंग कैसी इंडस्ट्री है जिसमें स्मॉल फर्म्स जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं, मीन बड़ी नहीं, स्मॉल या फ्यू फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं और टारगेट भी कर रही हैं स्मॉल सेगमेंट ऑफ द मार्केट को। मीन इंडस्ट्री वेयर फ्यू फर्म्स आर ऑपरेटिंग एंड टारगेटिंग स्मॉल सेगमेंट ऑफ द मार्केट। और उसकी एग्जांपल उसने दे दी, ड्राई क्लीनिंग की इंडस्ट्री है। किसी भी शहर में देखो तो हमें थोड़े से ही ड्राई क्लीनर होते हैं, बहुत ज़्यादा जगह जगह पे नहीं खुले होते, और क्या कर रहे होते हैं?
एक सेगमेंट ऑफ मार्केट में एक ज्योग्राफिकल एरिया के कस्टमर को टारगेट कर रहे होते हैं। क्या कह रहा है? इस तरह से क्लीनिंग प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, थोड़ी सी कंपनीज ऑपरेट कर रही होती हैं और एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रही होती हैं। मेनली क्या है? ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री। मीन ऐसी इंडस्ट्री जहां पे फ्यू फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं और टारगेट कर रही हैं स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर, मीन स्मॉल सेगमेंट ऑफ मार्केट को। मीन ब्रोकन है। मीन अगर ड्राई क्लीनिंग देखी जाए तो कोई एक ड्राई क्लीनिंग कंपनी नहीं है ऐसी जो पूरे पाकिस्तान में ही ऑपरेट कर रही हो। मीन हर जगह पे डिफरेंट ड्राई क्लीनर हैं और लोकल एरिया के कस्टमर को ही टारगेट कर रहे हैं। तो उसे क्या नाम दीजिएगा? फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। मीन फ्यू फर्म्स टारगेटिंग स्मॉल सेगमेंट्स। एमर्जिंग क्या है? डेवलपिंग इंडस्ट्री। एमर्जिंग क्या है? डेवलपिंग इंडस्ट्री है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कार इंडस्ट्री वेयर न्यू कस्टमर्स आर अट्रैक्टिंग। और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री वेयर देर इज नो पोटेंशियल। इंडस्ट्री वेयर देर इज नो पोटेंशियल या इंडस्ट्री विच इज गोइंग टू रिमूव फ्रॉम द नेचर, जो रिमूव होने जा रही है। और मैच्योर क्या है? मैच्योर इंडस्ट्री क्या है? वेयर देर आर नो न्यू कस्टमर अट्रैक्टिंग। एग्जाम्पल इसकी को दी जा सकती है? मैच्योर इंडस्ट्री की एग्जाम्पल दी जा सकती है? पीसी कंप्यूटर्स नहीं, बड़ी डिमांड बनी जब से कोरोना आया। कंप्यूटर मिल नहीं रहे फी सेंटर में। 10,000 वाला कंप्यूटर 30,000 में हो गया। मैच्योर नहीं है, बल्कि वो तो इमर्जिंग होगी अब। क्यों? जैसे जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ का चार्म बढ़ रहा है, कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ गई है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की इंडस्ट्री का आप कह सकते हो। कोक पेप्सी की जो इंडस्ट्री है वो क्या है? मैच्योर हो गई है। मीन उसके अंदर आप कुछ नयापन नहीं रहा, वही काला सोडा पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ। रोनाल्डो ने उठा के बोतल रख दी तो लोगों ने पीना बंद कर दी। क्या ख्याल है? ये पता है आपको? रोनाल्डो वो कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा था मैच के बाद, टेबल के आगे कोक भी पड़ी थी, पानी भी पड़ा था। उसने कोक यूं उठा के यूं कर दी और पानी कहा कि ये पीने की चीज़ है। तब से यूरोप में कोक की डिमांड कम हो गई है। इतनी कम हो गई है कि पिछले कोई 4 माह से यूरोप में कोक बाय 1 गेट 1 फ्री पे लगी हुई है, लेकिन फिर भी लोग नहीं खरीद रहे। मेसी के फैंस दो पीने लगे। मेसी के फैन दो पीने लगे हैं तो पागल होंगे मेरे ख्याल से। ग्लोबल इंडस्ट्री ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड, सिमिलर कंपनीज ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड लाइक मोबाइल फोन इंडस्ट्री। सो एक्सटर्नल एनालिसिस में जो बातें थी वो सारी हमने कवर कर ली। मेन जो चीजें थी वो क्या थी? पेस्टल 5 फोर्सेस नहीं, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी बातें और हैं अभी लाइफ साइकिल में, कि थोड़ी सी बातें और हैं जो फुली नेक्स्ट लेक्चर में हमने कवर करनी है। बाकी पेस्टल, उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की डिटेल हमने पढ़ ली, बल्कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आईटी आई तो आगे हमने आईटी सारी की सारी पढ़ ली। पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़ लिया हमने, लेकिन साथ हमने क्या पढ़ लिया? स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस, इंडस्ट्री को एनालाइज करना है। हाँ, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस क्या है, उसमें स्ट्रेटेजिक स्पेस क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, नई टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्या क्या होती हैं, वो हमने पढ़ ली। लाइफ साइकिल का हमने नॉलेज ले लिया था। इसके साथ कुछ छोटी सी 1-2 टॉपिक और हैं जो फुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इंटरनल एनालिसिस में पोर्टर वैल्यू चेन, रिसोर्स मॉडल के अलावा कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो फुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके ये हमारा एरिया मैनेजरियल एनालिसिस हो जाएगा ख़त्म। और फिर हम मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स फाइनेंशियल एनालिसिस। और ये मैनेजरियल एनालिसिस था हमारे सिलेबस का 25 से 30%, 25 to 30 मार्क्स। और हमारे पास टोटल हैं 100 लेक्चर्स। आज हम हैं किस लेक्चर में? 23 में। दिस मीन 25 से 30%, तो 25 से 30% लेक्चर्स में कवर होना चाहिए ना। तो वेल ऑन टाइम हम कंप्लीट कर रहे हैं। मीन जितना इसको टाइम देना चाहिए था इसकी वेटेज के अकॉर्डिंगली हमने उतना ही दिया है। बाकी आगे जो एरिया है उसकी जितनी वेटेज है उसको हम उतना ही टाइम दे के वो कवर करेंगे। एवरी वेंसडे हमारा टेस्ट होता है।
एवरी वेंसडे हमारा टेस्ट होता है। अभी मुझे नहीं पता चेंज हुआ है या नहीं हुआ, आप लोगों ने चेंज करवाना है। मैंने वैसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन एक दफ़ा आप लोग भी रिक्वेस्ट करोगे तो चेंज होगा। क्या कहते हैं? पहले तो मान ही नहीं देखा आपने, तो बेटा थी मैं आगे बात करके आपने किससे बात की है? इसमें आपने प्रिंसिपल साहब के पास जाना है। उन्हें कहना ट्यूसडे को सिर्फ लॉ का टेस्ट है और कोई टेस्ट नहीं है। आप में से लॉ तो नहीं ना कोई पढ़ रहा? नहीं पढ़ रहा, ठीक है। और एमएफए में से कोई लॉ पढ़ भी नहीं रहा, कोई क्लैश भी नहीं है, तो ट्यूसडे को हमारा टेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि ट्यूसडे में स्पेस है उनके पास। तो वो मैंने बात की, वो कहते हैं कि हमने ऊपर से देखना था, ऊपर के ऊपर छत पे चले। अभी मंडे को हमारा वेंसडे को हमारा टेस्ट है। उन्हें कहना था ना आप नीचे भी देखा करें ना, नीचे जो लोग फिर रहे होते हैं। हाँ, ऊपर ही देखते रहेंगे तो नीचे बेचारे गरीब तो मारे जाएंगे। सो टेस्ट ऑन वेंसडे है हमारा किस एरिया में से? आईटी। इंटरनल एनालिसिस, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक्सटर्नल एनालिसिस टेस्ट किया था। इंटरनल एनालिसिस और बस देखूंगा, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूरे ना हुए तो हो सकता है एक्सटर्नल एनालिसिस दोबारा से क्वेश्चन आ जाए। क्या फ़र्क पड़ता है, हमने कौन से रटे लगाए हुए हैं। हाँ, कोई सरप्राइजिंग भी क्वेश्चन हो सकता है अंदर। अदरवाइज ये दो टॉपिक आईटी और इंटरनल एनालिसिस तो है कमिंग टेस्ट में।